नमस्कार। कृषि समाचारों के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले नजर आज की खास खबरों पर। प्याज की जमाखोरी रोकने संबंधी आदेश 1 साल के लिए बढ़ाया गया। ऑनलाइन राष्ट्रीय कृषि बाजार स्थापित करने को मंजूरी। हर खेत तक सिंचाई की सुविधा पहुंचाने की योजना को मंजूरी। विश्व जिनोसिस दिवस पर 1 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन। बीजों के वितरण की तिथि बढ़ाई गई। किसानों की खुशहाली के लिए बढ़ाएं गन्ना उत्पादन। और कामधेनु योजना के आवेदक 15 जुलाई तक जमा करें फॉर्म। अब कृषि समाचार विस्तार से। प्याज की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के इरादे से सरकार ने इसके भंडार की अधिकतम सीमा संबंधी आदेश को 1 साल के लिए बढ़ा दिया। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की बैठक में इस आशय का निर्णय किया गया। पहले इस आदेश की समय सीमा 2 जुलाई को समाप्त हो रही थी। इस आदेश के तहत राज्यों के व्यापारियों को भंडार सीमा लगाने तथा उससे अधिक भंडार मिलने पर कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार है। सरकार ने ऑनलाइन राष्ट्रीय कृषि बाजार स्थापित करने को मंजूरी दे दी। इससे किसानों को अपने उत्पाद बेचने के लिए और अधिक विकल्प उपलब्ध होंगे। फिलहाल किसान अपनी फसल मंडियों या बाजार समितियों के जरिए बेचते हैं, जो कि उत्पादों पर कई तरह के शुल्क लगाते हैं। ऑनलाइन सुविधा के माध्यम से किसान देश भर से फल, सब्जियां व अन्य उत्पादों की खरीद फरोख्त कर सकेंगे। सरकार के इस कदम से किसानों के पास अपनी फसल को मंडियों या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए बेचने की अनुमति होगी। वहीं ऑनलाइन कारोबार पर निगरानी के लिए एक समिति भी बनाई जाएगी। खेती की मानसून पर निर्भरता कम करने के लिए केंद्र सरकार ने हर खेत तक सिंचाई सुविधा पहुंचाने की योजना को मंजूरी दे दी है। इसके तहत कृषि जलवायु की दशाओं और पानी की उपलब्धता के आधार पर जिला और राज्य स्तरीय योजनाएं बनाई जाएंगी, जिससे देश के हर खेत तक किसी न किसी माध्यम से सिंचाई सुविधा सुनिश्चित हो सके, ताकि प्रति बूंद और अधिक फसल ली जा सके। इस योजना के लिए मौजूदा वित्त वर्ष में 1000 करोड़ रुपयों का बजटीय आवंटन किया गया है। देश में कुल 14.2 करोड़ हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि में से 65% में सिंचाई सुविधा नहीं है। इस लिहाज से इस योजना का महत्व और भी बढ़ जाता है। पशुओं से मनुष्यों में फैलने वाले रोगों को रोकने हेतु जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश पशु चिकित्सा संघ द्वारा 6 जुलाई को विश्व जिनोसिस दिवस के अवसर पर 1 दिवसीय तकनीकी संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। संगोष्ठी में प्रदेश भर के पशु चिकित्सा अधिकारी सम्मिलित होंगे। प्रदेश में संचालित कृषि विभाग की योजनाओं के तहत संकर बीजों पर अनुदान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना के तहत कृषकों के बैंक खातों में पहुंचाया जाएगा। इसके लिए संकर बीजों के क्रय हेतु पंजीकरण तिथि को 1 जुलाई से बढ़ाकर 7 जुलाई तक कर दिया गया है, जिनमें से संकर धान के बीजों को क्रय करने के लिए 7 जुलाई तक तथा संकर मक्का, ज्वार व बाजरा के बीजों को क्रय करने के लिए 21 जुलाई तक की अंतिम समय सीमा बढ़ाकर निर्धारित की गई है। ये योजना पूरे प्रदेश में एक साथ लागू रहेगी। 7 जुलाई से 21 जुलाई तक किसानों को बीजों का वितरण किया जाएगा। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान के 15 दिवसीय राष्ट्रीय प्रशिक्षण आयोजन में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संस्थान के निदेशक ने कहा कि देश में लगभग 5 करोड़ किसान 3,500 लाख टन गन्ने का उत्पादन कर रहे हैं। साथ ही 525 चीनी मिलें गन्ने की पेराई कर लगभग 250 लाख टन चीनी का उत्पादन कर रही हैं। इतने बड़े स्तर पर गन्ना व चीनी उद्योग का काम होने के बावजूद किसान व उद्योग आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में उदार चीनी नीतियों के कारण कई नई चीनी मिलें देश में लगाई गई हैं, जिससे चीनी मिलों के अंतर्गत गन्ना क्षेत्रफल में कमी आई है। इस कारण से मिलों को स्थापित गन्ना पेराई क्षमता पर चलाने के लिए कम गन्ना क्षेत्रफल से अधिक गन्ना उत्पादन की आवश्यकता होगी, जिसे संस्थान द्वारा विकसित आधुनिक व उन्नत तकनीकों को अपनाकर प्राप्त किया जा सकता है। प्रदेश सरकार की कामधेनु योजना, मिनी कामधेनु योजना, उत्तर प्रदेश कुक्कुट विकास नीति 2013 के अंतर्गत ब्रायलर पेरेंट फार्म व लेयर फार्म की स्थापना हेतु जिले के पशुपालकों सक्षम आवेदकों से आवेदन पत्र मांगे जा रहे हैं।
आवेदन करने वाले के पास 3 एकड़ भूमि तथा मार्जिन मनी जमा करने की अनिवार्यता होगी। इसी तरह से कामधेनु व मिनी कामधेनु योजना में इच्छुक लाभार्थी जिसके पास क्रमशः 2 एकड़ व 1 एकड़ जमीन बंधन मुक्त हो व मार्जिन मनी जमा करने में सक्षम हो, ऐसे आवेदक 15 जुलाई तक मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में आवेदन जमा करते हुए विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, कृषि समाचारों के बाद आइए अब जानकारी लेते हैं औसत मंडी भावों की। धान लखनऊ की मंडी में 1370 रुपए, सीतापुर की मंडी में 1128 रुपए, हरदोई की मंडी में 1390 रुपए और शाहजहांपुर की मंडी में 900 रुपए प्रति क्विंटल रहा। चावल लखनऊ में 2125 रुपए, सीतापुर में 2086 रुपए, रायबरेली में 2050 रुपए, हरदोई में 2200 रुपए और शाहजहांपुर में 2015 रुपए प्रति क्विंटल रहा। गेहूं लखनऊ में 1480 रुपए, सीतापुर में 1450 रुपए, रायबरेली में 1455 रुपए, हरदोई में 1450 रुपए और शाहजहांपुर में 1400 रुपए प्रति क्विंटल रहा। मसूर लखनऊ में 6440 रुपए, सीतापुर में 6300 रुपए, हरदोई में 6570 रुपए और शाहजहांपुर में 6825 रुपए प्रति क्विंटल रहा। उड़द लखनऊ में 7360 रुपए, रायबरेली में 6760 रुपए, हरदोई में 7200 रुपए और शाहजहांपुर में 7350 रुपए प्रति क्विंटल रहा। चना लखनऊ में 5000 रुपए, सीतापुर में 4430 रुपए, रायबरेली में 4810 रुपए, हरदोई में 4400 रुपए और शाहजहांपुर में 4820 रुपए प्रति क्विंटल रहा। गुड़ लखनऊ में 3280 रुपए, सीतापुर में 2830 रुपए, रायबरेली में 3075 रुपए, हरदोई में 2660 रुपए और शाहजहांपुर में 2780 रुपए प्रति क्विंटल रहा। आलू लखनऊ में 800 रुपए, सीतापुर में 645 रुपए, रायबरेली में 690 रुपए, हरदोई में 660 रुपए और शाहजहांपुर में 700 रुपए प्रति क्विंटल रहा। टमाटर लखनऊ में 2200 रुपए, सीतापुर में 1860 रुपए, रायबरेली में 1850 रुपए, हरदोई में 2100 रुपए और शाहजहांपुर में 1500 रुपए प्रति क्विंटल रहा। प्याज लखनऊ में 1900 रुपए, सीतापुर में 1720 रुपए, रायबरेली में भी 1720 रुपए, हरदोई में 1750 रुपए और शाहजहांपुर में 1600 रुपए प्रति क्विंटल रहा। बैंगन लखनऊ में 1000 रुपए, सीतापुर में 880 रुपए, रायबरेली में 860 रुपए और शाहजहांपुर में 700 रुपए प्रति क्विंटल रहा। तो किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और औसत मंडी भाव। अगले अंक में हम फिर कुछ नई जानकारियों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार
NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ शामू भैया, सरकार कह रही है पूर्वी भारत में भी दूसरी हरित क्रांति आएगी। अरे ये तो पंजाब और हरियाणा में हुआ था, यहाँ तो अनाज की पैदावार अब भी कम है। सरकार की बातों में कुछ तो दम होगा। आखिर यहाँ बारिश 3 गुना होती है। चलो वैज्ञानिक का नंबर मिलाते हैं। अरे वाह, आ गए। नमस्ते सरपंच जी। हाँ भाई, उपजाऊ जमीन की कीमत को पहचानो। जरूरत है सिर्फ सही किस्म और तकनीक अपनाने की। पूर्वी भारत में सरकार कम गहरे नलकूप और बोरवेल के निर्माण के लिए सहायता दे रही है। लेकिन सरकार से और मिलेगा क्या? भरपूर मदद, जमीन की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक तकनीकी सलाह। 1000 हेक्टेयर के सैकड़ों क्षेत्रों में चावल और गेहूं के खास प्रदर्शन भी चल रहे हैं। अरे वाह, फिर तो हमारे खेत भी लहला उठेंगे। क्या ये सपना सच होगा? हाँ जरूर, पूर्वी भारत अब हरित क्रांति का अग्रदूत होगा। आओ हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में, बागबानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि समाचारों के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। भाइयों, इस समय धान की रोपाई का मौसम अनुकूल चल रहा है, लेकिन अगर हम धान की रोपाई में कुछ वैज्ञानिक विधियां अपनाएं, कुछ तकनीकें अपनाएं तो निश्चित रूप से हमारा उत्पादन अच्छा होगा। धान की रोपाई में कौन सी वैज्ञानिक विधियां अपनाएं, इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर जवाहरलाल द्विवेदी, जो वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि धान की रोपाई का जो ये समय चल रहा है उसमें किसान भाइयों को क्या करना चाहिए? देखिए, जिन किसान भाइयों ने पहले ज़्यादा अवधि वाली प्रजातियों की पौध डाली है, उनको वरीयता पर इस सप्ताह तक रोपाई अवश्य संपन्न करा देना चाहिए। जिन किसान भाइयों ने मध्यम अवधि की प्रजातियां प्रयोग में की हैं, वो 15 जुलाई तक रोपाई का कार्य संपन्न करें। कम अवधि वाली प्रजातियों के लिए 31 जुलाई तक रोपाई का कार्य किया जा सकता है। सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है जी कि हम ये हमेशा ध्यान रखें कि समय से रोपाई बहुत आवश्यक होती है। यदि हम देर से रोपाई करते हैं तो 30 से 40 किलोग्राम प्रतिदिन प्रति हेक्टेयर उपज में कमी होती है। कहने का मतलब है कि जितना हम विलंब करते जाएंगे नुकसान बढ़ता जाएगा। नुकसान बढ़ता जाएगा। ये तो बात हो गई समय की। जी हाँ। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर हम धान की रोपाई करते हैं तो पौधे से पौधे की दूरी क्या हो और लाइन से लाइन की दूरी क्या हो? जी हाँ, देखिए, सामान्य परिस्थिति में पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 20 सेंटीमीटर रखी जानी चाहिए जी। यह सामान्य अवस्था में है। लेकिन जब हम विषम परिस्थितियों की बात करते हैं तो हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि जब ज़्यादा अवधि वाली पौध का प्रयोग रोपाई के लिए किया जा रहा है तो हम पंक्ति से पंक्ति की दूरी को 5 सेंटीमीटर घटा देते हैं। लेकिन यह ध्यान रहे कि समय से रोपाई करने पर प्रति वर्ग मीटर कम से कम 50 पोजे और देर से रोपाई करने पर 60 से 65 पोजे अवश्य होने चाहिए, जिससे कि हम अच्छी पैदावार ले सकें। डॉक्टर साहब, एक बात और महत्वपूर्ण उठती है कि धान की कुछ प्रजातियां ऐसी होती हैं जो छोटे कद की होती हैं, कुछ प्रजातियां ऐसी होती हैं जो थोड़ा लंबी होती हैं। तो क्या अगर इन प्रजातियों के आधार पर भी कुछ दूरी घटाई बढ़ाई जाएगी? देखिए, ना
सामान्य दशा में 20 सेंटीमीटर पंख से पंख की और 10 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी रखते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा लंबी प्रजाति है तो 20 पंख से पंख की और 15 पौधे से पौधे की दूरी रखना चाहिए। जी हाँ। डॉक्टर साहब, ये तो बात हो गई रोपाई की। रोपाई के बाद एक महत्वपूर्ण अवस्था होती है कि कुछ पौधे सूख जाते हैं, उखड़ जाते हैं, मर जाते हैं, तो जो उसमें फिर से भराव की प्रक्रिया है वो किस तरह से किसान भाई करें और कब तक कर दें? जी हाँ, देखिए गैप फिलिंग बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे रोपाई खत्म होती है, जहाँ तक संभव हो 1 सप्ताह के अंदर उसी प्रजाति की पौध को हम फिर से उन जगहों पर जहाँ के पौधे मर गए हैं रोपाई कर देते हैं, जिससे कि प्रति वर्ग इकाई पौधों की संख्या सामान्य हो जाए। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कम से कम 50 पूंजे प्रति वर्ग मीटर आवश्यक हैं, इसलिए हमको 1 सप्ताह के अंदर ही गैप फिलिंग का कार्य करना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, गैप फिलिंग बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमें उतना सब कुछ करना पड़ता है, लेकिन अगर पौधे कम हो गए तो उत्पादन कम हो जाता है। एक और महत्वपूर्ण धान के उत्पादन की विधि है जिसको हम श्री पद्धति कहते हैं, श्री विधि कहते हैं। डॉक्टर साहब, ये क्या है, इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए। SRI पद्धति अभी एक नई तकनीक है जिसके द्वारा धान की खेती की जा रही है। इसमें 4 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। एक तो इसमें कम अवधि की पौध का प्रयोग किया जाता है। 8 से 12 दिन उम्र वाली पौध का प्रयोग कर सकते हैं, करना भी चाहिए, जिससे कि उनका विकास ज़्यादा अच्छा होता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है, जहाँ पर हम 20 सेंटीमीटर पंख से पंख और 10 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी रखते हैं, यहाँ पर पौधे से पौधे और पंख से पंख की दूरी 25 सेंटीमीटर रखी जाती है। जी हाँ, जिससे कि हम कोनो वीडर का प्रयोग कर सकें, खरपतवार नियंत्रण आसानी से कर सकें, इसलिए ये आवश्यक है। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है रोपाई में ध्यान देने का, वो है कि पौध उखाड़ते समय बीज चोल जड़ों सहित मिट्टी के साथ उखाड़ना चाहिए और जहाँ तक संभव हो पौध उखाड़ने के आधा घंटे के अंदर ही रोपाई संपन्न की जानी चाहिए, नहीं तो पौधे सूखने लगते हैं। छोटे होते हैं। जी, छोटे होते हैं, बहुत कोमल होते हैं, इसलिए आधा घंटे इस तरह से हमें अपने समय को व्यवस्थित करना चाहिए कि पौध उखाड़ने के आधा घंटे के अंदर रोपाई का कार्य संपन्न हो जाए। क्योंकि पौधा काफ़ी मुलायम होता है, इसलिए तर्जनी को और अंगूठे को सामान्य रूप से पौध को पकड़ करके 1 से 2 सेंटीमीटर की गहराई तक दबाना चाहिए। ज़्यादा गहरा नहीं लगाना चाहिए, जबकि नॉर्मल सामान्य परिस्थिति में हम 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई तक पौध को लगाते हैं। डॉक्टर साहब, श्री पद्धति में किसानों को क्या फायदे हैं रोपाई में? एक तो आपने बताया कि खरपतवार नियंत्रण हो जाता है। दूसरा, उत्पादन पे इसका क्या? उत्पादन ऐसा देखा गया है कि 30 से 40% ज़्यादा पैदावार होती है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इसमें SRI पद्धति से धान की खेती करने पर बीज की गुणवत्ता काफ़ी अच्छी हो जाती है, जिससे जो हमारी उपज है उसको हम बीज के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण आज की तारीख में है, क्योंकि पानी की कमी हो रही है, SRI पद्धति से धान की खेती करने पर 20 से 30% कम पानी की आवश्यकता होती है और पैदावार अधिक होती है। इसलिए किसान भाइयों को चाहिए कि वो SRI पद्धति से कम अवधि वाली और मध्यम अवधि वाली प्रजातियों का प्रयोग कर अच्छी पैदावार लें। कहने का मतलब है कि अगर किसान भाई श्री पद्धति अपनाते हैं तो उनकी लागत भी कम होगी, उत्पादन भी अच्छा होगा। डॉक्टर साहब, और कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो हमारे किसान भाई रोपाई के समय जरूर ध्यान रखें? देखिए, 3 चीज़ें और बहुत महत्वपूर्ण है। विषम परिस्थितियां अगर आ जाती हैं, जैसे इस बार ऐसा हुआ है कि पानी देर से बरस रहा है, इसलिए अगर ज़्यादा अवधि की भी पौध उपलब्ध है, विशेष रूप से अधिक अवधि वाली प्रजातियों के, जो ज़्यादा अवधि वाली प्रजातियां हैं, वो 50 से 55 दिन तक हम लोग उसकी रोपाई कर सकते हैं। मध्यम अवधि वाले की 40 से 45 दिन वाली पौध का भी प्रयोग किया जा सकता है। और
कम अवधि वाली का 30 से 35 दिन तक, जबकि सामान्य परिस्थिति में हम ये सिफारिश करते हैं कि 21 से 25 दिन की ही पौध प्रयोग की जाए। मात्र ऊसर क्षेत्रों को छोड़ करके जिस क्षेत्र विशेष में लवण की समस्या है वहाँ पर 30 से 35 दिन की पौध का प्रयोग किया जाना चाहिए। और जहाँ हम लोग ये सिफारिश करते हैं कि रोपाई 2 से 3 पौध की जाए, वहाँ पर 3 से 4 पौध की, क्योंकि लवण की अधिकता होने के नाते पौधे ज़्यादा मरते हैं, इसलिए 3 से 4 पौध एक पूजे में लगाना चाहिए। डॉक्टर साहब, आज आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमारे किसान भाइयों को धान की रोपाई में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखें, इस विषय पर इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। खेती की जानकारी के बाद प्रस्तुत हैं मौसम समाचार। मौसम में पिछले दिनों लगातार बारिश होने के कारण तापमान सामान्य से लगभग 9 डिग्री नीचे गिर गया था, जो कि 2-3 दिनों से कुछ खास बारिश न होने और रह रहकर धूप निकलने के कारण एक बार अधिकतम तापमान फिर सामान्य की ओर बढ़ने लगा है। इसी के साथ लोगों को चिपचिपी और उमस भरी गर्मी की मार फिर से झेलनी पड़ रही है, जिससे अभी राहत की उम्मीद कम है। रविवार से बारिश के आसार बन रहे हैं, तब गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 6 जुलाई को प्रदेश में भारी बारिश होने की संभावना है। इस दौरान मौसम में पिछले दिनों प्रदेश का अधिकतम औसत तापमान लगभग 28 से 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया तथा न्यूनतम औसत तापमान लगभग 24 से 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस दौरान हवा की औसत गति 10 से 23 किलोमीटर प्रति घंटा रही, जो भिन्न भिन्न दिशाओं से चलती रही। आने वाले दिनों में अधिकतम औसत तापमान लगभग 33 से 39 डिग्री रहने की संभावना है। वहीं न्यूनतम तापमान औसत रूप से 26 से 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। इस दौरान हवाएं औसतन 10 से 21 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने की संभावना है। और अब बात करते हैं मौसम को ध्यान में रखते हुए कुछ सामयिक कार्यों के बारे में। किसान भाई हरे चारे की अधिकता होने पर साइलेज को बनाएं। पशु बाड़े में वर्षा का पानी इकट्ठा ना होने दें। गाय भैंसों के पेट में कीड़ों से मुक्त करने के लिए वर्मैक्स या अन्य दवा पशु चिकित्सक की सलाह से नियमित रूप से दें। मुर्गी घर के बिछावन को सूखा व साफ रखें। तो किसान भाइयों, ये थे मौसम समाचार। कुछ और नई जानकारियों के साथ हम फिर मिलेंगे अगले अंक में। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।